हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नियमित अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया क्या है, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं, क्योंकि हम पिछली कक्षाओं में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक चिन्हों का प्रयोग पढ़ा है, लिंग और वचन पढ़ा है। अब हमारी जो कक्षा होगी वह होगी क्रिया पर, कि क्रिया से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इनसे बनने वाले और कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो विभिन्न कक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे अभी 2025 या 24 के जो सीसेट का पेपर था यूपीपीसीएस में, वहाँ पर एक क्रिया का प्रश्न आया था कि सातत्य बोधक क्रिया किसे कहते हैं। तो इस समय जो ट्रेंड है पूछने का, वो संयुक्त क्रिया से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि संयुक्त क्रिया के 11 भेद पाए जाते हैं। तो उनसे जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो किस प्रकार से हम हैंडल करेंगे, किस प्रकार से उनका उत्तर निकालेंगे कि हम अपनी परीक्षा को और अच्छा कर सकें। तो इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत ही डीपली और ट्रिकी मेथड से पढ़ेंगे कि आसानी से हम प्रश्नों के उत्तर निकाल सकें और हमको यह समझ भी आ जाए कि इसमें कौन सी क्रिया प्रयोग हो रही है। तो आइए जुड़ते हैं क्रिया चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्रिया एवं उसके भेद क्या है। तो अगर हम आपसे कहें कि क्रिया किसे कहते हैं, तो आप सीधे कहेंगे किसी कार्य का होना जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए वह शब्द क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अर्थात जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने का भाव हो, किस प्रकार से वो पूर्ण हो रहा है, जिस शब्द में यह भाव निहित होता है वह शब्द क्या कहलाता है, तो क्रिया कहलाता है। तो ये हो गई क्रिया की परिभाषा। अब अगर हम यहीं पे एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहें कि क्रिया क्या है, तो आप यह कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कहें आपसे कि क्रिया किस प्रकार से, उदाहरण के द्वारा आप समझेंगे, तो आप ये मान सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो पढ़ाने का हम काम कर रहे हैं वो क्या हो गया, क्रिया हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दें कि मोहन पढ़ता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यह शब्द है पढ़ना, इसके द्वारा क्या हो रहा है, कार्य के करना पाया जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, तो हमारा क्रिया बन गया, क्रिया का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे क्रियाओं के जो भेद हैं वो कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग आधार होते हैं, कहीं पे कर्म के आधार पे, कहीं भाव के आधार पे, कहीं काल के आधार पे। तो ऐसे करते हुए कई सारे भेद पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो विशेष प्रश्न बनते हैं क्रियाओं के नाम पर बनते हैं, न कि ये पूछा जाता है कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जहाँ पे ऐसा प्रश्न अगर कोई बन जाता है तो उसकी हम बात कर लेंगे, बाकी हम क्या पढ़ेंगे, क्रियाएं पढ़ेंगे। तो अगर क्रियाओं के देखें तो मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं, एक होता है हमारा सकर्मक और एक होता है आकर्मक। चाहे हम यह कह लें कि ये कर्म के आधार पर वितरित की गई हैं। तो आइए अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो पढ़ना चालू करेंगे वो पढ़ेंगे धातु। क्या पढ़ेंगे, धातु, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया, क्रिया पढ़ लिया। अब क्रिया पढ़ने के बाद यहाँ पे धातु क्या होता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि धातु क्या है, जो धातु होता है वो क्रिया का मूल होता है। क्या होता है, क्रिया का मूल, अर्थात क्रिया जिस शब्द से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी कि क्रिया जो हमारी होती है वो धातु प्लस प्रत्यय से मिलकर बनी होती है, धातु प्लस प्रत्यय से मिलकर बनी होती है। अर्थात किसी धातु में जब कोई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वह क्रिया बन जाती है। जैसे यहीं पे अगर हम कहें पढ़ धातु है और ना प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया, पढ़ना बन गया। क्या बन गया, पढ़ना बन गया। यानी कि जब किसी धातु में प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या होता है
वह क्रिया बन जाता है। जैसे और अगर हम आपसे कहें कि जैसे कोई चल है, चल क्या है? धातु है। चल धातु है और ना प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? चलना बन जाएगा। यानी कि अब आप यह समझ गए होंगे कि धातु किसे कहते हैं। यानी कि धातु एक प्रकार का मूल शब्द होता है जो स्वतंत्र होता है, और जब उसमें हम क्या करते हैं, कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह क्रिया का निर्माण करता है। अर्थात आप यह कहेंगे कि क्रिया बराबर क्या हो जाएगा? तो धातु प्लस प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि क्रिया धातु और प्रत्यय से मिलकर बनी होती है। तो ये हो गया हमारा धातु। यहीं पे कुछ क्रियाएं हिंदी विषय की अगर बात करें तो धातुएं, अधिकतर क्रियाएं किससे बनती हैं? धातुओं से बनती हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हमारे पास हैं जो संज्ञा और विशेषण से निर्मित होती हैं। यानी कि अगर हिंदी में ही हम बात कर लें, कुछ क्रियाएं संज्ञा और विशेषण से ही बनती हैं। संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। तो कुछ संज्ञा कैसे बनती हैं? संज्ञा और विशेषण से भी बन जाती हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें, ये लिखा हुआ है काम धन आना, तो काम क्या हो गया? संज्ञा। आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कमाना बन जाएगा। क्रिया हमारी क्या बन गई? कमाना बन गई। इसी तरह से अगर हम और शब्द आपको उदाहरण के लिए लें, जैसे चिकना और आना जोड़ देंगे, चिकनाना हो जाएगा, चिकनाना हो जाएगा। पिटना धन आना या पिट धन आना, पिटाना हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जो शब्द हैं यहाँ पे आप देखिए, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो क्रिया के उदाहरण बन जाते हैं। जैसे दोहरा धन आना, दोहरा धन आना क्या हो जाएगा? दोहराना, दोहराना हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? तो दोहराना हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अब आपसे बात करें तो यह कह सकते हैं कि जो क्रिया होती है वो प्रायः धातुओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो हिंदी में क्रियाएं होती हैं वो काहे से बन जाती हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण से भी बन जाती है। अब अगर कभी प्रश्न आ जाए कि क्रिया निम्नलिखित में से निर्माण होती है, पहला ऑप्शन दिया है धातु से तो ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा दिया है संज्ञा से तब भी ऑप्शन सही हो जाएगा, और अगला अगर ऑप्शन दे रखा है विशेषण से तब भी वह ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा होगा वो क्या होगा? तो इनमें से सही दे रखा होगा। तो ये हो गया हमारा क्रिया क्या है, धातु किसे कहते हैं, अन्य क्रियाएं कैसे बनती हैं। ये बात मैंने किसी कर ली? क्रिया की कर ली। अब अगर हम क्रिया के भेदों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो क्रिया के भेदों की बात कर लेते हैं। क्रिया के भेदों की बात। तो मुख्य रूप से यहाँ पे हम जो क्रिया के भेदों की बात करते हैं वो कर्म के आधार पर कर रहे हैं। तो कर्म के आधार पर अगर हम देखें, यानी कि संपूर्ण क्रिया को हम दो हिस्से में बांट के पढ़ेंगे। पहला होता है कर्म के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर एवं प्रयोग के आधार पर। इस तरह से दो क्लासिफिकेशन में हम इनको पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ कह दें कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर तो दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक होती है हमारी आकर्मक क्रिया, क्या होती है? तो आकर्मक क्रिया होती है, और दूसरी क्या होती है? तो सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि एक होती है आकर्मक और एक होती है सकर्मक क्रिया। तो अगर हम देखें अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो आप यह कह सकते हैं जिन क्रियाओं को जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनमें
बाहर से कोई कर्म नहीं लिया जाता है, अर्थात उस क्रिया में ही कर्म निहित होता है, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो आकर्मक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें आना जाना, आना जाना, हंसना, नहाना, यानी कि आना जाना, हंसना, नहाना, रोना, सोना, रोना, सोना, ये सारी की सारी क्रियाएं क्या हो जाएंगी? तो हमारी अकर्मक हो जाएंगी। अर्थात इन क्रियाओं के साथ किसी भी प्रकार की कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल वाक्य के रूप में यहाँ पे लिखना चाहें तो जैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल, वह आता है, वह आता है। तो कौन आता है? वह आता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्रिया है आना, ये अपने आप में पूर्ण है, इसमें किसी भी कर्म की बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो आकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये हमारा हो गया आकर्मक क्रिया। इसी तरह से अगर आपसे हम और कहें कि एक और इसमें ऐसा क्या भाव निकल रहा है जो आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि इस क्रिया में अगर हम देखें तो जो इस क्रिया का प्रभाव है वो सीधे किसके ऊपर है? कर्ता के ऊपर है। अर्थात अगर हम नोट डाल के यहाँ पे लिखना चाहें तो कह सकते हैं जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, सीधे कर्ता पर पड़े, तो जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे वह आता है, अगर और उदाहरण अगर आप समझें तो गीता हंसेगी, सोहन नहा रहा है ना। तो यहाँ पे किसी भी बाहर कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही, किसी भी प्रकार के बाह्य कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। अब अगर हम आपसे कहें कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो आप कहेंगे कि जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। यानी कि जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, वह क्रियाएं क्या होती हैं? तो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लिखना, जैसे लिखना, पढ़ना, कहना, जैसे लिखना, पढ़ना, है ना, लिखना हो गया है, पढ़ना हो गया है, ये दो क्रियाएं हैं। ऐसे और मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखना चाहूँ, कहना, बेचना, बनाना, क्या हो जाएगा? कहना, बेचना और क्या हो जाएगा? तो बनाना हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी और भी क्रियाएं हैं जो क्या हो जाएंगी? बाहर से कर्म देना पड़ता है। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कहें कि मैंने या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? पुस्तक पढ़ रहा हूँ। पढ़ना क्रिया थी लेकिन उसके पहले कर्म क्या लगाए? पुस्तक। यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, भाव पूर्ण नहीं हो रहा था, इसलिए क्या लगा दिया मैंने? पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए बाहर से हमको कर्म देना पड़ा क्या? पुस्तक। इसलिए कैसी क्रिया हो गई? तो सकर्मक। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ कर्म लेती हैं वो क्या होती हैं? सकर्मक होती हैं। और ऐसी क्रियाएं जो कर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती वो अकर्मक होती हैं। अब इसी जगह एक अगर मैं वाक्य और आपके सामने लिखूं, जैसे मैंने सोहन को बात बताई, एक मैं वाक्य यहीं पे लिख देता हूं, मैंने सोहन को बात बताई, बात
बताई। इस वाक्य को देखकर आपको ये पता चलेगा कि मैंने क्या किया, सोहन को क्या बताई, बात बताई। और बताना क्या हो गया, क्रिया हो गया। यहाँ पे कर्म कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसलिए ऐसी क्रियाओं को हम द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कह देंगे, तो द्विकर्मक सकर्मक, यानी कि द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसी क्रियाएं जिसमें एक से अधिक क्या हो, कर्म हो, यानी कि 2 हो, तो वो क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने सोहन को बात बताई, तो मैंने क्या किया, सोहन को बताया, ये पहला कर्म हो गया। दूसरा क्या हो गया, बात बताई। इसलिए ऐसी क्रियाओं को द्विसकर्मक कह देते हैं। तो आपको क्रियाओं में इनका नाम जरूर याद रखना है। नाम याद रहेगा तो एग्जाम्पल आते ही आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि इसमें कौन सी क्रिया होगी और आसानी से टिक करके उत्तर निकाल पाएंगे। तो अब याद रखेंगे, एक हो गया अकर्मक। आ का हिंदी में अर्थ क्या होता है, ना, अर्थात जिसमें कर्म ना लगी, वो क्या होता है, अकर्मक। सा का मतलब होता है हिंदी में सहित, जिसमें कर्म लगे, अर्थात सकर्मक। यहाँ पे मैंने कह रही है द्विकर्मक, अर्थात जिसमें 2 क्या आए हों, कर्म आए हों, तो सकर्मक हो जाएगा। कैसा सकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया बन जाएगी। तो आशा करते हैं कि अब आपको यह स्पष्ट समझ आ गया होगा कि अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, और इसी के अंतर्गत द्विसकर्मक क्रिया क्या होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इनकी पहचान कैसे निकालेंगे, सकर्मक है कि अकर्मक है, तो अगर हम पहचान की बात कर लें यहाँ पर, तो जब भी इसमें हम प्रश्न पूछे, वो चाहे अकर्मक क्रिया का हो चाहे सकर्मक क्रिया का हो, जैसे क्या किसे किसको प्रश्न करने पर, क्या किसे या किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिले, क्या किसे किसको से प्रश्न करने पर अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो कैसी क्रिया होगी, तो सकर्मक होगी। और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो कैसी क्रिया हो जाएगी, तो आकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे वह आता है, वह आता है, तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो कौन आता है या क्या आता है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या आता है, उत्तर मिल रहा, नहीं मिल रहा, केवल वह आ रहा है ना। कर्ता का प्रधानता यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। जबकि इसमें देखेंगे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, तो क्या पढ़ रहा हूं, पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसलिए क्या उत्तर निकला, पुस्तक निकला। तो इसलिए कैसी हो गई, सकर्मक हो गई। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि अगली जो हमारी क्रिया है, आप लोग तब तक नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। अगली हम बात करते हैं अगली क्रिया की, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि ये होगी हमारी कर्म के आधार पर। अब हम सीधे हेडिंग डाल देंगे कुछ अन्य क्रियाएं और एक एक को पढ़ते चले जाएंगे। यानी कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं हेडिंग डाल देंगे। देखिए, और उसमें पहली हेडिंग हम क्या डालेंगे, तो पहली जो हमारी यहाँ पे क्रिया होगी वो होगी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक क्रिया। अब अगर हम यहाँ आपसे कहें कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे आप प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या देखना है, जब कर्ता के द्वारा कार्य स्वयं न किया जाए, कार्य स्वयं न किया जाए। जब मैं शॉर्ट नहीं लिखने की मेरी आदत है, इसलिए मैं आपको ये हैबिट डालने की कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो जाए, इसलिए हम हमेशा सिनॉप्सिस को लेके चल रहे हैं। तो जब कर्ता के द्वारा कार्य स्वयं न किया जाए, बल्कि दूसरे से करवाने का भाव दिखाई दे,
वो उस क्रिया में क्या होगा, तो उस क्रिया में प्रेरणार्थक क्रिया, वह क्रिया कैसी होगी, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी कि जब कर्ता के द्वारा कार्य स्वयं न किया जाए, किसी अन्य व्यक्ति से या किसी दूसरे व्यक्ति से क्या किया जाए, करवाया जाए, तो वो क्या कहलाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे वाक्य लिख दूं कि सोहन से मोहन सोहन से कार्य करवाता है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, मोहन किससे कार्य करवा रहा है, सोहन से कार्य करवाता है। दूसरा, मालकिन नौकरानी से झाड़ू पोछा करवाती है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, मालकिन के द्वारा स्वयं कार्य नहीं किया जा रहा, किसके द्वारा किया जा रहा है, नौकरानी के द्वारा। यहाँ पे मोहन सोहन से कार्य करवा रहा है, इसलिए कैसी क्रिया होगी, तो प्रेरणार्थक। अर्थात आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे से कार्य करवाए, तो वहां पे एक प्रेरणा का भाव है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह क्रिया समझ आ गई होगी। अब यहीं पे अगर हम देखें, तो प्रेरणार्थक क्रियाएं भी कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं, और जो दूसरी हमारी होती हैं, वो होती हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं, यहाँ पे जब हम जाएंगे कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं और प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, तो अगर हम यहाँ पे आपसे कह दे, जैसे उदाहरण के तौर पे एक मैं टिक दे देता हूं यहाँ पे पहले, फिर इसके बाद मैं वाक्य लिखता हूं। जैसे अगर ये क्रियाएं हमेशा क्या रहती हैं, सकर्मक रहती हैं, प्रायः ये क्रियाएं सकर्मक होती हैं। कैसी होती हैं, सकर्मक होती हैं। यानी कि इसके पहले आप देखे थे, मैंने जब पढ़ाया था आपको सकर्मक क्रियाएं, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो क्रियाएं होती हैं प्राय कैसी होती हैं, तो सकर्मक होती हैं। अब अगर इसमें हम आपसे कहें, तो यहाँ पे क्या होता है, धातु रूप के बाद बड़ा आ जाता है। क्या आता है, बड़ा आ जाता है, तो वो क्या कहलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे शब्द है करना, शब्द क्या है, करना, और क्या बन जाएगा, कराना, तो शब्द करना से बन जाएगा कराना। इसी तरह से अगर हम दूसरा आपसे कहें, तो आप कह सकते हैं भूलना शब्द है, और क्या हो जाएगा, भूलना से भुलाना की जगह क्या हो जाएगा, भुलाना बन जाएगा, है ना, भूलना से भुलाना हो जाएगा। यानी कि आखिरी में क्या निकल रहा है, तो आ निकल रहा है। यानी कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे धातु के बाद क्या जाता है, तो बड़ा आ का उच्चारण आता है, या बड़ा आ जाता है, इसलिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे वाक्य लिखना चाहें, तो अभी हम दोनों में से द्वितीय प्रेरणार्थक और दोनों को कायदे से समझा दूं, इसलिए मैं वाक्य न लिखकर पहले मैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को भी समझा देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि धातु के बाद, यहाँ क्या करेंगे, तो धातु के बाद क्या आ जाएगा, एक, जैसे यहाँ पे आ आता है, वैसे वहां पर क्या हो जाता है, वह जुड़ता है। क्या जुड़ता है, तो वह जुड़ता है। जैसे अगर हम क्रियाओं का आपसे उदाहरण ले लें, तो खिलना से खिलवाना क्या हो जाएगा, खिलना, क्रिया क्या है, खिलना से क्या बन जाता है, खिलवाना, करना से करवाना, करवाना,
वाना। यहाँ पे क्या लग जाता है, वा लग जाता है। तो आप याद रखेंगे प्रथम प्रणार्थक क्रिया आता है, द्वितीय प्रणार्थक क्रियाओं के लास्ट में क्या आता है, तो वा का उच्चारण आता है। अब जैसे मैं एक वाक्य लिख दूं, मोहन टिकट काट रहा है। मान लो मैंने एक वाक्य लिख दिया, मोहन टिकट काट रहा है, मोहन टिकट काट रहा है, ये मैंने वाक्य लिख दिया। एक सामान्य वाक्य है, यानी कि एक ऐसी क्रिया है, सामान्य क्रिया है, सामान्य क्रिया का मैंने उदाहरण लिख दिया। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मोहन टिकट कटा रहा है, मोहन टिकट कटा रहा है, मोहन टिकट कटा रहा है, कटा रहा है, तो ये अब क्या हो गया, एक प्रश्नार्थक क्रिया हो गई, यानी कि प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया बन गई। क्या बन गई, प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया। इसी तरह से अगर इसी वाक्य में थोड़ा सा और बदलाव कर दें कि मोहन स्टेशन मास्टर से टिकट कटवा रहा है, मोहन स्टेशन मास्टर से टिकट कटवा रहा है, टिकट कटवा रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, द्वितीय प्रश्नार्थक क्रिया हो जाएगी, द्वितीय प्रश्नार्थक क्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिए मोहन टिकट कटा रहा था, इसलिए वो क्या था, सामान्य वाक्य था। लेकिन मोहन टिकट कटा रहा है, आ का उच्चारण आ गया, इसलिए प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया हो गई, प्रेरणा लिया और टिकट कटाने लगा। फिर क्या था, मोहन स्टेशन मास्टर से टिकट कटवा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो ये बन गई हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब आशा करते हैं आपको प्रेरणार्थक क्रिया समझ आ गया होगा। तो जब कभी प्रश्न आएगा तो कैसे समझेंगे, ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करे, किसी दूसरे से करवाए, तो क्या कहलाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है, तो आ आता है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है, तो वा आता है। ये हमारा हो गया क्रिया कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। अब अगर हम बात कर लें आपसे कि अगला, नोट कर लें आप लोग तब तक, अब अगर अगला हम आपसे बात कर लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगली हमारी महत्वपूर्ण क्रिया जो है वह है संयुक्त क्रिया। क्या है, संयुक्त क्रिया। और यहाँ से बहुत ही वर्तमान समय में प्रश्न बनाए जा रहे हैं, क्योंकि संयुक्त क्रिया हिंदी के अंतर्गत ही थोड़ी बृहत होती है, इसलिए यहाँ से प्रश्न जो बनने के चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो देखिए संयुक्त क्रिया की बात कर लेते हैं। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, जो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, प्रश्न की बात सबसे पहले यह उठती है, यानी कि जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलती हैं, जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलती हों, आपस में मिलकर क्या करती हैं, संयुक्त क्रिया का निर्माण करती हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें आप यह कह सकते हैं कि इसमें दो क्रियाएं होती हैं, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, संयुक्त क्रिया बराबर एक इसमें होती है मुख्य क्रिया, और दूसरी होती है रंजक क्रिया। क्या होती है, रंजक क्रिया। यानी कि एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्या होती है, तो रंजक क्रिया होती है। यानी कि संयुक्त क्रिया बराबर मुख्य क्रिया प्लस क्या हो जाएगा, तो रंजक क्रिया हो जाएगा। जैसे राम विद्यालय पहुंच गया, राम विद्यालय पहुंच गया, राम विद्यालय पहुंच और गया, ये वाक्य मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखेंगे मुख्य क्रिया क्या है,
पहुंचना, और उसकी रंजक क्रिया क्या हो गई, गया। यानी कि इसमें दो क्रियाएं हैं, एक मुख्य क्रिया है और दूसरी क्या हो गई, राम कौन सा कार्य कर रहा था, पहुंचने का। कहाँ पहुंचने का, यानी कि पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, तो कहाँ पहुंच गया भैया, स्कूल या विद्यालय पहुंच गया, इसलिए कैसी क्रिया हो गई, तो संयुक्त क्रिया बन गई। जैसे अगर हम कहें और उदाहरण आपको दें तो कह सकते हैं जैसे बच्चा चिल्लाया, वाक्य है बच्चा चिल्लाया, बच्चा चिल्लाया, इस सामान्य सा वाक्य लिखा है चिल्लाया। इसी को अगर आपने कन्वर्ट कर दिया और कह दिया बच्चा चिल्ला उठा, बच्चा चिल्ला उठा, यानी कि अब एक ऐसी क्रिया बन गई, तो ये अब बन गई संयुक्त क्रिया। यानी कि जहां पे दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हो या दो से अधिक भी हो सकती है, उसे क्या कहते हैं, तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो राम विद्यालय पहुंच गया, दो क्रियाएं, बच्चा चिल्ला उठा, यहाँ पे भी कितनी क्रियाएं हैं, तो दो क्रियाएं हैं, इसलिए क्या बन गया, तो संयुक्त क्रिया बन गया। यहीं पे एक नोट आ जाता है कि सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार से संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं, बनती हैं। यानी कि सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह से क्या होती हैं, तो ये क्रियाएं बनाई जाती हैं। यानी कि संयुक्त क्रिया इन दोनों तरह से क्रिया क्या करती है, निर्मित करती है। अब यहीं पे प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इस क्रिया से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं अब आपको संयुक्त क्रिया समझ आ गया होगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं जिस क्रिया की, वो है संयुक्त क्रिया के भेदों की। संयुक्त क्रिया के भेदों की लगभग 11 प्रकार के भेद इसके पाए जाते हैं। देखिए, और ये सब भाव के आधार पे हैं। देखिए, संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के भेद, इसमें अगर हम पहला देख लें, इस संयुक्त क्रिया में जो पहला भेद है वो हमारा क्या है, इसे कहते हैं आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। पूरा नाम नहीं लिखते हैं, आगे का लिख देते हैं, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, यानी कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया क्या है, तो ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के प्रारंभ होने की या कर्ता के प्रारंभ होने का बोध कराती हों, वो क्या हो जाएंगी, तो आरंभ बोधक क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे आरंभ बोधक क्रियाओं के लिए अगर हम उदाहरण लिखें तो कह सकते हैं वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा, तो वह पढ़ने लगा। इसी तरह से अगर आप कहाँ पे कहना चाहें, पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा। यानी कि ऐसी क्रियाएं जिससे आरंभ होने का, यानी कि कर्ता के द्वारा क्या हो, या ऐसी क्रियाएं जिससे आरंभ होने का बोध हो, आरंभ होने का बोध हो, आरंभ होने का बोध हो, वह सब क्या कहलाएंगी, तो आरंभ बोधक कहलाएंगी। इसी तरह से अगर हम दूसरा यहाँ पे देख लें, दूसरा क्या हो सकता है, तो होता है समाप्ति बोधक। क्या होता है, समाप्ति बोधक संयुक्त अभिक्रिया। तो समाप्ति बोधक का तात्पर्य है, यानी कि जब मुख्य क्रिया की पूर्णता या व्यापार की समाप्ति का बोध हो, यानी कि मुख्य क्रिया की पूर्णता या, यानी कि जब मुख्य क्रिया की पूर्णता दिखाई दे आपको, है ना, तो क्या हो जाएगा, समाप्ति बोधक हो जाएगा। या इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो व्यापार की समाप्ति का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका है, वह खा चुका है, तो क्रिया से क्या लग रहा है, भाव निकल रहा है, काहे का निकल रहा है, चुकना, यानी कि कार्य के समाप्त होने का भाव निकल रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा, तो समाप्ति बोधक क्रिया कहलाएगी या समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो चुकना, चुका,
चूंकि इत्यादि शब्द जहां पे भी दिखाई दे वो कैसी क्रिया हो जाएगी, तो समाप्ति बोधक क्रिया हो जाएगी। यानी कि चुका, चुके, चुकना इत्यादि जहां भी आपको शब्द दिखाई देंगे वो कैसी क्रिया होगी, तो समाप्ति बोधक क्रिया होगी। इसी तरह से एक तीसरी क्रिया और आती है, वह क्रिया होती है हमारी अवकाश बोधक, अवकाश बोधक क्रिया। यानी कि अवकाश बोधक क्रिया, अवकाश बोधक क्रिया, ये सब हम भेद पढ़ रहे हैं भैया, किसके पढ़ रहे हैं, तो संयुक्त क्रिया के पढ़ रहे हैं। तो अवकाश बोधक के अंतर्गत कहें अगर, यानी कि जिस क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, यानी कि जिस क्रिया को निष्पन्न होने के लिए या उत्पन्न होने के लिए अवकाश का बोध हो, अवकाश का बोध हो। ये सब भाव की दृष्टि से ही समझ पाएंगे, वाक्य पढ़ेंगे भाव निकालेंगे तभी कर पाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं वाक्य लिख दूं यहाँ पे, वह मुश्किल से सो पाया, वह मुश्किल से सो पाया, यानी कि पहले वो सोया नहीं तुरंत, उसमें कुछ गैप रहा, अवकाश दिखाई दिया, फिर उसने सोया, अर्थात वह मुश्किल से सो पाया। इस डायरेक्टली क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया होने में कुछ अवकाश रहा, समय खाली गया, तब जाकर वो सोया, इसलिए वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे अवकाश बोधक क्रिया हो जाता है। इसी तरह से अगर हम चौथा यहाँ पे देखें क्या होता है, तो अनुमति बोधक होता है। क्या होता है, तो अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया या अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। यहाँ पे अगर हम आपसे कह लें जिस क्रिया से अनुमति देने का भाव निकले, किसका भाव निकले, अनुमति देने का भाव निकले, वह क्रिया क्या हो जाएगी, तो अनुमति बोधक क्रिया हो जाएगी। जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, यहाँ पे क्या आपसे मांग रहे हैं, अनुमति। मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, तो अनुमति मांग रहे हैं। तो मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, तो ये हमारा हो गया अनुमति बोधक। इसी तरह से अगली अगर हम अब क्रिया की बात कर लें, जो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं, वह क्या हो जाएंगी, तो अगली हमारी हो जाती है नित्यता बोधक, नित्यता बोधक, नित्यता, नित्यता, नित्यता बोधक या सातत्य बोधक भी कह सकते हैं इसको, सातत्य बोधक क्रिया या संयुक्त क्रिया कहते हैं। पीसीएस सेट के पेपर में पूछा गया था कि सातत्य बोधक क्रिया निम्न में से कौन सी है। तो नित्यता बोधक या सातत्य बोधक क्रिया की अगर बात कर लें, तो आप यह कह सकते हैं जिससे कार्य की नित्यता, यानी कि जिससे कार्य की नित्यता का भाव निकले या कार्य के जारी होने का भाव निकले, जारी होने का भाव निकले, वह क्रिया क्या होती है, तो नित्यत्व बोधक या सातत्य बोधक कहलाती है। यानी कि कार्य के बंद होने का भाव ना निकले, वह क्रिया क्या हो जाएगी, तो सातत्य बोधक क्रिया कहलाएगी। जैसे हवा बह रही है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हवा बह रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि सातत्य बोधक जो क्रियाएं होती हैं, वहां पर रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो आशा करते हैं अब आपको यह समझ आ गया होगा। आरंभ बोधक क्या होता है, समाप्ति बोधक क्या होता है, अवकाश बोधक क्रिया क्या होता है, अनुमति बोधक क्या होता है, और नित्यता बोधक क्या या सातत्य बोधक क्या होता है। तो सातत्य बोधक का मतलब हो गया जिससे कार्य की नित्यता का भाव जारी हो। अगली अब हम क्रियाएं इसी में देखते हैं अभी।
तो अगला होता है आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता बोधक क्रिया। देखिए, तो आवश्यकता बोधक क्रिया का तात्पर्य क्या हो जाएगा? जहां पे जिस क्रिया के द्वारा आपको आवश्यकता का भाव दिखे, आवश्यक होने का भाव दिखे कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, वो हमारी क्रिया क्या हो जाएगी? तो आवश्यकता बोधक क्रिया कहलाएगी। यानी कि अगली है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? जहां पे आपको क्या दिखे? कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध दिखे। कार्य की आवश्यकता या फिर कर्तव्य का बोध दिखे। कर्तव्य का बोध, जिस क्रिया के द्वारा कर्तव्य का बोध दिखाई दे या फिर कार्य की आवश्यकता दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? तो आवश्यकता बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे वाक्य लिख दूं कि यह काम मुझे करना पड़ता है, यह कार्य मुझे करना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे रात के 12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए क्लास शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये मेरी आवश्यकता है, यह कार्य मुझे करना पड़ता है। इसी तरह से बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखें। ये आपका क्या हो गया? कर्तव्य हो गया। इसलिए जहां पे कर्तव्य का भाव दिखाई दे या कार्य करने का भाव, आवश्यकता का भाव दिखाई पड़े, वहां पे क्या हो जाएगा? आवश्यकता बोधक क्रिया हो जाएगी। इसी तरह से अगली हम क्रिया देखने, इसी में कौन सी हो जाती है? तो ये अगली होती है निश्चय बोधक। क्या होती है? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। तो जहां पे निश्चित होने का भाव दिखाई दे, वो क्या हो जाएगा? निश्चय बोधक क्रिया कहलाएगी। जैसे मैं मार बैठूंगा, मैं मार बैठूंगा, बैठूंगा। जैसे मैं क्लास में हूँ, कैसे मार सकता हूँ? ऑनलाइन हूँ, मैंने वाक्य लिख दिया मैं मार बैठूंगा। तो जहां पे क्या है? निश्चय बोध, निश्चितता का भाव निकल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? तो निश्चय बोधक हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहीं पे हम अगला लिख दें आपके सामने कि अगला क्या हो जाएगा, तो वो हमारा होता है इच्छा बोधक। क्या होता है? इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। यानी कि जब क्रिया के द्वारा इच्छा प्रकट की जाए तो वो क्या कहलाएगा? इच्छा बोधक क्रिया कहलाएगा। जैसे अगर हम उदाहरण यहाँ पे लिखें तो क्या कह सकते हैं? वह घर आना चाहता है, वह घर आना चाहता है। तो वह घर आना चाहता है, इसलिए क्या हो जाएगा? तो इच्छा बोधक हो जाएगा। अगला अगर इसी में हम देख लें कि अगली और कौन सी होती है, तो हमारी होती है अभ्यास बोधक। क्या होती है? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। जहां पे अभ्यास का भाव दिखाई दे, आपको अभ्यस्त होने का भाव दिखाई दे, जैसे यह पढ़ा करता है, यह पढ़ा करता है, यह पढ़ा करता है। इसलिए क्या है? इसका भाव कैसा निकल रहा है? यहाँ पे जो भाव निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है? अभ्यास करने का भाव निकल रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? इसलिए यह हो जाएगा अभ्यास बोधक। इसी तरह से अगर हम अगली क्रिया की बात कर रहे हैं, शक्ति बोधक। शक्ति बोधक, तो शक्ति बोधक के अंतर्गत अगर हम आपसे कहें तो क्या हो जाएगा? जिससे कार्य करने की शक्ति का बोध हो, जिससे कार्य करने की शक्ति का बोध हो या सकना जैसे शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर क्या हो जाता है? शक्ति बोधक क्रिया होती है। जैसे मैं चल सकता हूं, मैं चल सकता हूं, चल सकता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे? मैं चल सकता हूं,
इसलिए यहाँ पे क्या है, सकना, सकनी, सकने, सका, सकी, सके इत्यादि शब्दों का जहाँ पे विभाव निकलेगा वो शक्ति कैसी होगी, वो सब सत्य बोधक क्रियाएं कहलाएंगी। इसी तरह से जो हमारी अगली क्रिया है इसके अंतर्गत वह होती है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया आगे चल के हम पढ़ेंगे पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं। तो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का तात्पर्य जैसे बार बार हम बोलते हैं ना, तो बार बार शब्द कैसा हो गया, पुनरुक्त शब्द हो गया। यानी कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक या दो बार हो उसे क्या कहते हैं, तो पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी कि जब दो समानार्थक या समान धन वाली क्रियाओं की क्या हो बारंबारता आपको दिखाई दे तो वहां पे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह यहाँ प्रायः आया जाया करता है, वह यहाँ प्रायः आया जाया करता है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो गया। या पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहना चाहिए, बराबर मिलते जुलते रहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का हो गया। यानी कि आपने संयुक्त क्रिया को पढ़ा और संयुक्त क्रिया के 11 भेद पढ़ लिए और ये किस आधार पे पढ़ रहे हैं, भाव के आधार पे। वाक्य देखेंगे भाव निकल जाएगा, प्रश्न कभी आएगा आसानी से कर लेंगे। बस एक बार ही हमको नाम याद होने चाहिए, किसी भी प्रकार की इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। शब्द का अर्थ पता हो आप आसानी से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब हम आगे अगली बात कर लेते हैं कि अगली जो हमारी क्रियाएं हैं वह क्या होती हैं। तो संयुक्त क्रिया के बाद हम देखते हैं समापिका और असमापिका क्रिया। समापिका और असमापिका क्रिया। समापिका और असमापिका क्रिया। देखिए समापिका और असमापिका क्रिया, समापिका और असमापिका क्रिया। समापिका और दूसरा क्या हो जाएगा, तो असमापिका। असमापिका यानी कि ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है, जो क्रिया कहाँ पे आती है, वो वाक्य के अंत पर आती हो और वाक्य पूर्ण होने का भाव दिखाई दे, वो क्या कहलाती है, तो समापिका कहलाती है। और ऐसी क्रिया जो विधेय में ना दिखाई दे, विधेय में ना दिखाई दे, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, तो असमापिका क्रिया कहते हैं। भाव भी एक वाक्य लिखेंगे तो आप इसे बेहतर समझ जाएंगे। यानी कि जिस क्रिया शब्द पर वाक्य पूर्ण हो जाता है वो समापिका है, और जिस क्रिया पर क्या हो भाव पूर्ण ना हो वो विधेय के हिस्से में नहीं आता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, असमापिका कहलाता है। जैसे मोहन विद्यालय से वापस आकर, मोहन विद्यालय से वापस आकर भोजन करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वापस आकर भोजन करता है, यानी कि इस वाक्य का पूर्णता कहाँ पर है, करने पर है, भोजन करने पर है। तो ये हो गई समापिका और ये क्या हो गई, असमापिका। यानी कि जिस क्रिया पर वाक्य पूर्ण ना हो वो असमापिका होती है, और जहाँ पे वाक्य पूर्ण हो जाए वहां पे क्या होता है, तो समापिका क्रिया होती है। यानी कि ये हमारी क्या हो गई, तो समापिका हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, तो असमापिका हो गई। तो आशा करते हैं आप यह समझ गए होंगे। अब अगर हम अगली बात कर लें इसी में, जैसे एक और अगर हम आगे चल के बात कर लें, जैसे अगली जो हमारी इसी क्रिया के अंतर्गत आएगी वो क्या होगी, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। देखिए यौगिक क्रिया क्या होती है,
यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ना। यानी कि दो या दो से अधिक क्रियाएं जब आपस में मिलती हैं तो क्या करती हैं, यौगिक क्रिया का निर्माण करती हैं। तो यौगिक क्रियाएं जो होती हैं हमारी वो तीन तरह से बनती हैं। एक तो हमारी क्रिया क्रिया के द्वारा बन जाती है, दूसरी धातु प्लस प्रत्यय लगाकर बनती है, और एक होती है नाम धातु, यानी कि ना प्रत्यय लगाकर बनती है। तो इस तरह से हमारी क्रियाएं होती हैं। तो यौगिक क्रिया की अगर हम बात कर लें तो कहेंगे जो क्रिया अन्य शब्दों से मिलकर या प्रत्ययों से जोड़कर बनती है, यानी कि अन्य शब्दों के मेल से, अन्य शब्दों के मेल से या फिर प्रत्यय के मेल से, प्रत्ययों के मेल से, प्रत्ययों के मेल से बनती है, क्या कहलाती है, तो यौगिक क्रिया कहलाती है। जैसे खा से खा जाना, मैंने लिख दिया ना, ख जाना, तो ये क्या बन गया, हमारी यौगिक क्रिया बन गई। इसी तरह से चला जाना क्या हो जाएगा, चला जाना, ये हमारी क्या हो गई, यौगिक क्रियाएं हो गई। जैसे मैं एक वाक्य यहां पर लिख दूं कि वह सुन रहे थे, वह सुन रहे थे, तो यहाँ पे एक क्रिया सुनने है, दूसरा है रहे थे, तो ये हमारी हो गई मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और ये क्या हो गई इसकी सहायक क्रिया होगी। क्या होगी, तो सहायक क्रिया होगी। यानी कि ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करे वो क्या होती है, सहायक क्रिया कहलाती है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, सहायक क्रिया क्या है ना, यानी कि मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया से मिलकर बनी होते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के भाव की विशेषता को प्रकट करती हैं, प्रदान करती हैं, वो क्या कहलाती है, तो सहायक क्रिया कहलाती है। यानी कि वह सुन रहे थे, तो इसमें सुन क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया, और यहाँ पे देखिए रहे थे, रही थी, रहे थे, ये सब जो होता है वो क्या होता है, हमारा सहायक क्रिया कहलाता है। तो यहीं पे आप ये भी समझ गए कि सहायक क्रिया क्या होती है, यानी कि मुख्य क्रिया की विशेषता, ऐसे लिख भी देते हैं हम, दूसरे स्टेप लिख देते हैं, मुख्य क्रिया की विशेषता, मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाली क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। यानी कि यौगिक क्रिया क्या होती है, समझ गए आप, जो दो शब्दों से या दो प्रत्ययों से मिलकर आपस में बनी होती है वो कहलाती है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया जो होती है वो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से मिलकर बनी होती है। जैसे वह सुन रहे थे, तो यहाँ मुख्य क्रिया हो गई सुनना, और रहे थे हो गई हमारी सहायक क्रिया। क्यों हो गई, क्योंकि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के भाव को स्पष्ट करती है, इसलिए वो क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे रहा है, रहे हैं, रहे थे इत्यादि हमारी क्या हो जाएंगी, तो सहायक क्रियाएं हो जाएंगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं, अगली हमारी क्रिया है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया, देखिए, यानी कि ऐसी क्रिया जब कोई क्रिया क्या हो, संज्ञा या विशेषण हो, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जब संज्ञा विशेषण में क्या जोड़ दे, ना प्रत्यय जोड़ दे, ना प्रत्यय जोड़ दें, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, तो नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कहलाती है। जैसे धिक्कार शब्द है, क्या है, धिक्कार शब्द है, और इसको कहेंगे तो क्या बन जाएगा, ना प्रत्यय जोड़ने पे धिक्कारना, धिक्कारना हो जाएगा, है ना। धिक्कार से धिक्कारना हो जाएगा, लात से लतियाना हो जाएगा, लात से क्या हो जाएगा, लतियाना हो जाएगा, बात से क्या हो जाएगा, बतियाना हो जाएगा, बात से बतियाना हो जाएगा। बात समझ गए। ऐसी क्रियाएं जहाँ पे ना प्रत्यय जोड़कर बनी हो नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। बहुत आसान क्रिया, आसानी से कर लेंगे। इसी तरह से अगली जो हमारी यहाँ पे क्रिया आती है वह होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया,
यहाँ पे देखें तो क्या होती है, तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया, तो यहाँ पे देखेंगे जब एक क्रिया की सिद्धि होने से पहले दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, यानी कि एक क्रिया की सिद्धि होने से पहले अगर दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे सुकन्या पढ़कर सोती है, सुकन्या पढ़कर सोती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो गया है ना। पहला एक काम किया क्या, पढ़ने का और फिर सोने का, यानी कि एक क्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी और दूसरी क्रिया भी शुरू हो जाती है, तो इसलिए ऐसी क्रिया जहाँ पे होती है क्या होती, तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो ये हमारा हो गया। अब एक प्रश्न यहाँ से और बन जाता है, अगर मैं उदाहरण और एक लिख दूं कि आपको और बेहतर समझ आए, तो कह सकते हैं उसने नहाकर भोजन किया। अगर यहीं पे लिख देना, उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि भोजन करने से पहले उसने क्या किया, नहाया। एक काम की पूर्णता नहीं हो पाई थी और दूसरे काम को उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, इसलिए ऐसी क्रिया जब भी आएंगी तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। एक होता है क्रियार्थक संज्ञा, एक नाम इसका है क्रियार्थक संज्ञा, लेकिन है एक प्रकार की क्रिया है। और संज्ञा में अब प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाते हैं भाववाचक के साथ, तो याद रखेंगे क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए, जब क्रिया संज्ञा की तरह से प्रयोग होने लगी है ना, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग हो तो क्या कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी कि टहलना क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसलिए क्या हो गया हमारा, ये हो गया क्रियार्थक संज्ञा। टहलना क्रिया कैसी होगी, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, यानी ऐसे मरने से अच्छा है किसके लिए मरो, देश के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रियार्थक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रही है, इसलिए क्या हो गया, तो क्रियार्थक संज्ञा के कहलाती है। तो अब ये जो हमारा टॉपिक था क्रिया का, ये पूर्ण हुआ। हमने बहुत ही डीपली तरीके से इसको पढ़ लिया, अच्छे से समझ भी आ गया कि ये कैसे कैसे करेंगे, कैसे इसके प्रश्न हल करेंगे। अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा, इसमें दो होंगे, एक वाच्य पढ़ेंगे और एक काल पढ़ेंगे, और फिर इसके साथ विकारी शब्द क्या हो जाते हैं, तो समाप्त हो जाते हैं। यानी कि विकारी शब्दों में मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब पढ़ेंगे, तो ये मैंने पढ़ लिया। अब केवल इसमें से दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक है वाच्य का और एक है काल का, उसको पढ़ेंगे। फिर आगे हम जाएंगे किस पे, अविकारी शब्दों पर। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।